हेलो दोस्तों, आप सभी का ओके प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इन सभी 50 क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ, तो पूरा वीडियो आपको देखकर ही जाना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और कितना सरल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को हम कहते हैं यसाई प्रणाली। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे यसाई मात्रक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे यसाई मात्रक में त्वरण का मात्रक क्या होता है या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि त्वरण को, वेग परिवर्तन को, दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सी यहाँ पर दिया है, सॉरी इसकी क्या करना चाहिए, डी कर देना चाहिए था, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड जो होता है वेग का मात्रक होता है। किसका? वेग या चाल। वेग या चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ कि त्वरण क्या होता है। किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। यहाँ पर देख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? वेग का मात्रक है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करके जाइएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से अदिश राशि बताना है। अदिश राशियां क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसी राशियां जिसमें दिशा, क्या है, अदिश का मतलब अ प्लस दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे संवेग कह दें तो सदिश राशि, त्वरण कह दें तो सदिश राशि, वेग कह दें सदिश राशि। जबकि जो चाल होती है एक कौन सी राशि है? चाल एक अदिश राशि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अदिश राशि क्या होती है। जिन राशियों के सिर्फ परिमाण होता है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, कार्य हो गया, विद्युत धारा हो गया, दाब हो गई, ऊर्जा हो गई। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अदिश राशियां होती हैं। अगर आपसे इनका मात्रक पूछे तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ताप का मात्रक सेल्सियस होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो आप सभी को सभी का मात्रक भी याद करना है और सभी को परिभाषा भी याद करना है, तभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ तो आपके एग्जाम में एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पर अगले देखते हैं कि अगला क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? सदिश का मतलब जिसमें दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिस भौतिक राशि की मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं यानी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण जैसे हो गया वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, रेखीय संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, चुंबकीय, आप देख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, प्रवणता हो गया, ताप हो गया, प्रवणता, यहाँ पर विद्युत प्रवणता आघूर्ण देख सकते हैं। और इन सभी का आपको मात्रक जैसे जो इंपॉर्टेंट है उसके मात्रक भी आपको याद करके जाना। जैसे वेग का मीटर पर सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है, संवेग का किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, विस्थापन का मीटर होता है। तो इन सभी को क्या करना है, आपको याद करके जाना है। उसके बाद यहाँ पर संवेग देख सकते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग जानते हैं कि किसी पिंड के वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर m इंटू वी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर m इंटू वी, इसका मतलब हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछे चाल क्या होता है, तो चाल क्या होता है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। तो चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, चाल नहीं बल्कि वेग कहते हैं। अगर दूरी की दर पूछा जाए तो आपको चाल कह सकते हैं, या दोनों को मात्रक थोड़ा सेम होता है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछे वेग क्या होता है। वेग यानी वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। प्रतिकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करेंगे, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया कि जड़त्व का मात्रक क्या होता है। अगर आपसे पूछे जड़त्व की माप क्या है, वस्तु में जड़त्व की माप क्या होता है, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व मतलब होता है जैसे दिया त्वरण हो, बल हो, संवेग है, द्रव्यमान है। जड़त्व का जो माप होता है द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जैसे कि कोई पिंड हो गया 10 किलो का और कोई पिंड हो गया 50 किलो का, तो आपको इसको सरकाने में ढकेलने में किसमें ज्यादा बल लगेगा, उसमें ज्यादा जड़त्व होगा। तो किसमें ज्यादा जड़ लगेगा, 50 किलो में। तो इस जड़त्व किसमें होगा, 50 किलो में। तो किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। यहाँ पर आप जड़त्व की परिभाषा भी देख सकते हैं। क्या है जड़त्व की परिभाषा, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी गति की अवस्था का क्या करता है, विरोध करता है, यानी परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। आप कह सकते हैं जो जड़त्व होता है किसी वस्तु में, कोई गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहती है, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल न लगाया जाए। अगर आपसे बल की परिभाषा पूछे तो बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। बल वह बाहरी कारक है या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का विरोध करता है। इसको हम बल की परिभाषा दे सकते हैं। इसके अनुसार बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम अवस्था को सरल रेखा में एक समान गति करने के परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं बल की परिभाषा होता है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसी को हम बल कहते हैं। तो इसकी यही परिभाषा आप लिखकर अच्छी तरह से याद कर लेंगे। बल का मात्रक न्यूटन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा। जब भी हम यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो यहाँ पर भार जो होता है 1/6 हो जाता है। अगर यहाँ पर 60 है तो 60 का गुणा कर देंगे, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो कितना भार हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदरपाताज नहीं है। उदरपाताज का मतलब सब्लिमेशन, यानी जो कि उदरपातन का गुण उपयोग नहीं करता है। उदरपातन का मतलब होता है कि कोई जो पदार्थ है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी ठोस से सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाता है डायरेक्टली, उसे उदरपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, उदरपाताज होते हैं। जबकि नमक क्या होगा, उदरपाताज नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर उदरपातन की आप परिभाषा देख सकते हैं कि उदरपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था में मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। कपूर और आयोडीन ठोस अवस्था से आस से उड़ जाते हैं, इसे उदरपातन के उदाहरण है। इसका मतलब है कि जो उदरपातन का मतलब है कि कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में नहीं आता, क्या होता है, द्रव अवस्था में नहीं आएगा, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, उसी को उदरपातन कहते हैं। जैसे आपका नौसादर हो गया, आप देख सकते हैं आयोडीन हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं कपूर हो गया। ये सब क्या होते हैं, आपके उदरपातन के गुण के उपयोग करते हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एटम शब्द का प्रयोग किसने किया था, रदरफोर्ड ने, वान डाल्टन ने, चैडविक ने या बोर ने। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को जान सकते हैं कि रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, एटम शब्द को किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने दिया था। तो उन्होंने एटम का नाम भी दिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रदरफोर्ड को पूछे तो रदरफोर्ड प्रोटॉन का नामकरण किया था, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर आपसे पूछे परमाणु यानी एटम क्या होता है, तो परमाणु, जो परमाणु शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, वह कण जो छोटे छोटे कणों से विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है कि वह कण जिसे छोटे छोटे कणों में न विभाजित किया जा सके, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रयोग से पता चला है कि परमाणु के विभिन्न अपर्माणिक लक्षणों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। यानी आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, यानी कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्रक की खोज ने रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, आप सभी लोग जानते ही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ल्यूवेनहॉक ने किया कि जीवित कोशिका। अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया
था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्रक की खोज किया था। अगर आपसे कोशिका की परिभाषा पूछे तो कोशिका क्या होता है? कोशिका सभी जीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। सामान्यतः कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिका अथवा अमीबा हो जाते हैं। तो कोशिका की परिभाषा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि निम्नलिखित में से आकार आयतन पदार्थ है, यानी यहाँ पर होना चाहिए था निम्नलिखित में से किसके आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस के, द्रव के, गैस की या द्रव और गैस के। तो आकार और आयतन किसके निश्चित होते हैं? तो गैस, द्रव किसके? ठोस के निश्चित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है पारा, जिसे हम कहते हैं Hg। इसका क्या होता है? Hg। सोडियम का पूछे तो इसका होता है Na। पोटेशियम का पूछे तो इसका प्रतीक होता है K। नाइट्रोजन का पूछे तो इसका होता है N। तो ये सभी नॉलेज आपके पास होने चाहिए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप अच्छी नॉलेज प्राप्त करेंगे और आप पूरा का पूरा नंबर अपने एग्जाम में भी प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको देख सकते हैं नोट में लिखा भी हुआ है कि पारा एकमात्र धातु है। आप ध्यान से सुनिए कि पारा एकमात्र धातु यानी मेटल है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन, ग्रामीण नहीं बल्कि ब्रोमीन होना चाहिए। क्या? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन, जिसे हम कहते हैं Br। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एकमात्र अधातु, यहाँ पर होना चाहिए अधातु। सॉरी, यहाँ पर गलती टाइपिंग हो गया है कि ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। ब्रोमीन क्या है? एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको ये ध्यान करके रखना है कि जो धातु में धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है उसे पारा, और ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये दोनों एकमात्र तत्व है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने पूछा हुआ कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का आपको मात्रक बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मीटर है, हर्ट्ज है, सेकेंड है या मीटर प्रति सेकेंड है। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसको हम HZ से प्रदर्शित करते हैं। हर्ट्ज से। हर्ट्ज कैसे प्रदर्शित होगा? HZ। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज आप सभी लोग जानते हैं चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। रदरफोर्ड ने किसका किया था? तो प्रोटॉन का जो नामकरण किया था किसने? रदरफोर्ड ने। जबकि खोज किया था गोल्डस्टीन ने। जे टॉमसन ने किसका आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे टॉमसन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि क्रीम को दूध से अलग किया जाता है। तो क्रीम को दूध से अलग करने की विधि को अपकेंद्रण विधि द्वारा किया जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसमें विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग रंगों को अलग करने में किया जाता था, इस कारण इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। क्रोमेटोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है क्रोमा, दूसरा है ग्राफी। क्या है? पहला है क्रोमा, दूसरा है ग्राफी। इसकी बात करते हैं, इसका उपयोग डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, प्राकृतिक रंगों को पिगमेंट में पृथक करने के लिए और रक्त में नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा कि आसवन क्या होता है? आसवन विलयन में विलायक को भाप बनाकर उड़ा देना है, क्या संघनित कर देना, आसवन कहलाता है। क्या कह रहा है कि विलयन में विलायक को भाप बनाकर उड़ाना अथवा उससे संघनित कर देना क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। आसवन विधि कैसे उपयोग की जाती है? जब किसी द्रव को घुलनशील ठोस अशुद्धि उपस्थित होती है तो मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिससे द्रव वाष्पित हो जाता है और द्रव इस वाष्प को आगे अन्य किसी पात्र में एकत्रित करके ठंडा और संघनन किया जाता है, जिससे वह द्रव शुद्ध अवस्था में आज प्राप्त हो जाता है। चूंकि ठोस जो है वाष्पित नहीं हो सकता, इसलिए उसी पात्र में रह जाता है। इस प्रकार द्रव को ठोस अवस्था से अलग करने की प्रक्रिया को आसवन विधि कहा जाता है। इस तरह से आप इनकी फॉर्मूला, इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद आप में पूछा है अपकेंद्रण क्या होता है? अपकेंद्रण जब किसी विलयन को तेजी से घुमाया जाता है तो बिस्मांगी मिश्रण, आपको जो मैंने आपको बता दिया कि दूध से क्रीम अलग किया जाता है, किससे? अपकेंद्रण विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रण की यहाँ पर आपको परिभाषा भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। किसको? नमक को, पेट्रोल को, नौसादर को, सल्फर को। मैंने आपको अभी बताया ऊर्ध्वपातन का मतलब जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो क्या इसका है? नौसादर। नौसादर आपको सूत्र पूछे, नौसादर का सूत्र क्या होता है? जिसको अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है? आप लिख लीजिए, नौसादर का सूत्र होता है जो NH4Cl। नमक का पूछे तो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है।
उसके बाद पूछा कि स्थान घेरता है 15 नंबर क्वेश्चन, ठोस, द्रव या गैस। तो तीनों क्या होते हैं, स्थान घेरते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो आपको मिश्रण कैसे पहचानेंगे। तो आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, मिश्रण और यौगिक को कैसे पहचानेंगे। जिसका आपको सूत्र मिल जाए, जिसका सूत्र बन जाए, उसे हम कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक। जिसका सूत्र न बन पाए उसे हम कहेंगे मिश्रण। जैसे जल पूछे तो जल का H2O होता है, तो यह हो गया यौगिक। नाइट्रोजन का N2 यह हो गया यौगिक। ऑक्सीजन का O2 तो यह हो गया यौगिक। तो वायु का सूत्र नहीं बन पाएगा तो यह क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं और इसको लिख कर याद भी कर सकते हैं। क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों के को एक साथ मिश्रित किया जाए तो क्या होता है, रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं होता है, तो उसके गुण बराबर बरकरार रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिश्रण हो गया। उसके बाद कॉपर का आपको प्रतीक बताना है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि कॉपर का प्रतीक क्या होता है, तो कॉपर का Cu होता है। तो आप बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। Ca क्या होता है, कैल्शियम का होता है। Cr क्रोमियम का होता है और CO कोबाल्ट का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से समांगी पदार्थ आपको बताना है। कौन सा पदार्थ, समांगी पदार्थ कौन सा आता है, दूध है, धुआं है, बारूद है या जल है। तो इसमें से समांगी पदार्थ आपका दूध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने, जेम्स चैडविक ने किया था। थैलियम की खोज किसने किया था, तो विलियम क्रुक्स ने थैलियम की खोज किया था। विलियम क्रुक्स ने किसकी, थैलियम की खोज किया था। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका रासायनिक प्रतीक के होता है। क्या होता है, के होता है। पी जो होता है फास्फोरस का होता है, Na जो होता है सोडियम का होता है, Hg हो जो होता है पारा का होता है। किसका, पारा का होता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि कोशिका का आविष्कार किसने किया था। तो कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट टेलर ने या कार्ल लिनियस ने। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोशिका का जो आविष्कार है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि राइबोसोम का कार्य क्या है। राइबोसोम का कार्य आपको मैं बता दूं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हो कि स्टोमेटा निम्न में से एपिडर्मिस होता है। तो स्टोमेटा जो जड़ को छोड़कर सभी जगह पर एपिडर्मिस पाया जाता है। तो यहाँ पर होना चाहिए एपिडर्मिस नहीं होता है, तो यहाँ पर जड़ होता है, बल्कि तीनों में पाया जाता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप केवल पत्ती पर मारना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट कर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि पत्तियों द्वारा भोजन पदार्थों को पेड़ के विभिन्न भागों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तो किसके द्वारा, तो फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा। तो फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ कि वर्गीकरण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। टेक्सोनॉमी के जनक आप सभी लोग को जानते हैं, कैरोलियस लिनियस को माना जाता है। किसको, कैरोलियस लिनियस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम जाति कहते हैं। क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। 26 का बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि सबसे सरल संरचनात्मक वाले पौधे कौन से हैं। तो सबसे सरल संरचनात्मक वाले पौधे को आपको बताना है कमेंट करके, जो कि HW है। क्या है, HW। इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर आपको क्या होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि लाइकेन होता है। लाइकेन क्या होता है, कवक एवं शैवाल होता है, जीवाणु शैवाल होता है, कवक जीवाणु होता है, कवक शैवाल विषाणु होता है। तो जो लाइकोन होता है कवक और शैवाल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि कौन से जंतु केवल समुद्री हैं। कौन से जंतु केवल समुद्री है, यह आपको बताना है। मोर, तितली, सार्प यानी आपको बताना है, जो कि तारा मछली और सीपिया क्या है, समुद्री है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 31 नंबर किया है कि प्रदूषित जल द्वारा रोग होता है। क्या कहता है, जब भी जल प्रदूषित हो जाता है उसे कौन सा रोग होता है, दमा होता है, मलेरिया होता है, रेबीज होता है, तो पेचिस होता है। तो पेचिस होता है। कौन सा रोग,
पेचिस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जल प्रदूषित से हैजा, टाइफाइड, बुखार, दस्त, पेचिस, पोलियो, मेनिनजाइटिस जैसे रोग हो जाते हैं। अगर आपसे पूछे दमा कौन सी रोग है, तो दमा जो होते हैं श्वसन संबंधी बीमारी है जो संक्रामक जुखाम और फेफड़ों में सूजन होने से हो जाता है। रेबीज जो होता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला, लोमड़ी, सियार, अन्य जंगली जानवरों को काटने से रेबीज होता है। इसके अलावा किसी घाव पर कुत्ते के लार लग जाने पर वहां भी रेबीज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन दिए कि ओजोन के परत को कौन क्षरण पहुंचाता है, यानी क्षति कौन पहुंचाता है। तो जो CFC होता है, कौन CFC होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग कहाँ पर मैक्सिमम होता है, वायु में, लोहे में, जल में या निर्वात में। अगर आपको मैं ट्राई करने का कहूँ कि यहाँ पर आपको एक ठोस अवस्था चीज रख दिया जाए, यहाँ पर आपको द्रव रख दिया जाए, यहाँ पर आपको गैस रख दिया जाए, इस पर तीनों पर आपको प्रहार करना है, किस पर ध्वनि ज्यादा निकलेगी, तो आप बताएंगे कि जो ठोस होगा उसमें ज्यादा निकलेगी, यानी जिसमें ज्यादा ध्वनि लगती है उसी में वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। तो लोहे में लोहा ठोस है तो इसमें क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निर्वात में तो ध्वनि गति ही नहीं कर सकती। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि पानी में पत्थर डालने पर सतह पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। जब भी पानी की सतह पर हम पत्थर डालते हैं तो वहां पर अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। कौन, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। यहाँ पर सी दोनों नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पानी में पत्थर को गिराने पर लहरी का होती है, अनुप्रस्थ होती है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं दिया कि सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। सामर्थ्य को हम कहते हैं पावर। पावर का मात्रक जैसे P बराबर होता है W/T। क्या होता है, P बराबर W/T यानी जूल प्रति सेकंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसको हम वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जूल किसका मात्रक है, तो जूल आप बता सकते हैं ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है F बराबर होता है Gm1m2 अपान R²। तो क्या है, R नीचे है, जब इसको दोगुना कर दिया जाएगा तो नीचे 4 हो जाएगा, तो यानी 1/4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने दिया हुआ कि संवेग की दर किसके बराबर होती है। संवेग की दर बराबर होती है त्वरण के, बल के, आवेग के या वेग के। तो संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अगर आपसे संवेग परिवर्तन पूछे तो उसे हम आवेग कहते हैं। तो अपन नीचे हम नोट्स भी देख सकते हैं, कह रहा है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है और संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। छोटा सा मिस्टेक से अगर आपसे दर पूछे, अगर संवेग परिवर्तन की दर पूछे तो आप बल बताएंगे, संवेग परिवर्तन पूछे तो आपको आवेग बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि वाहनों में लगे ओडोमीटर मापता है। तो जो वाहनों में ओडोमीटर लगा होता है वह दूरी को मापता है। किसको, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है उस गाड़ी कितनी दूर चली है उसको मापता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि नमक एवं नवसादर के मिश्रण को अलग किया जाता है। तो नमक और नवसादर के मिश्रण को अलग करने की विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका ऊर्ध्वपातन का जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं अगला आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ कि पीतल किसका उदाहरण है। तो पीतल जो होता है ठोस का ठोस में उदाहरण, क्या, ठोस का ठोस में विलयन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया कि चांदी का प्रतीक होता है। तो जो चांदी का प्रतीक होता है उसे हम कहते हैं एजी। क्या कहते हैं, एजी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो एयू होता है यह होता है सोना। क्या होता है, सोना। एसजी जो होता है यह होता है पारा। एसआई जो होता है यह होता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन होता है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया कि नग्न बीज कहाँ पाए जाते हैं। नग्न बीज जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में, तो इनमें से भी। तो जो नग्न बीज होते हैं तो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। किसमें, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अनावृत बीज जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म जो कि नग्न बीज होते हैं। क्या होते हैं, नग्न बीज होते हैं, जैसे पाइन हो गया। उसके बाद एंजियोस्पर्म भी होते हैं जिसमें फूल क्या होता है, फूल जो कि कवर होता है, जो फल होता है कवर्ड होता है, ढका रहता है। जैसे हो गया चावल, मक्का, गेहूं, गुलाब, लिली, ब्रोकली, केल, पुटनिया, बैगन, टमाटर, मिर्चा, गन्ना, ये सब क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया कि जो बीज होते हैं फल के अंदर होते हैं वो होते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म में। किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हो कि 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है मगरमच्छ में, कुत्ते में, मनुष्य में, तो सभी में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि स्पंज रखे जाते हैं, तो स्पंज जो होते हैं संघ पोरीफोरा में रखे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ कि जड़ व तने के अग्रभाग में उपस्थित होते हैं। जो जड़ और तने के अग्रभाग में उपस्थित होते हैं उसे अग्रस्थ विभज्य ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रस्थ विभज्य ऊतक कहते हैं। तन और तने के अग्रभाग में उपस्थित कौन होते हैं? स्थायी ऊतक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विभज्य ऊतक होते हैं। कौन से होते हैं? विभज्य ऊतक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी कोशिका का जो पावर हाउस है किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि राइबोसोम का केंद्र होता है श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में या वसाकरण में। यानी राइबोसोम का काम कौन सा होता है? तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो वाट होता है, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। मीटर पर सेकेंड चाल का मात्रक होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 50वां क्वेश्चन दिया हुआ कि H2O का मात्रक यानी H2O का भार क्या होता है? तो H2 अगर आपसे पूछे तो इसका भार H2 तो इसका हो जाता है 2 और इसका कितना हो जाएगा? और 32 O है, ओ कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 है, 2 है ऑक्सीजन, तो इसको आप जोड़ लेंगे आपका भार निकल जाएगा। इसका हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा? 16, तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18। भार कितना होता है? 18, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये था 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार और अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से टेलीग्राम पर जाकर आप इस सभी का पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, या तो मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक लगा दूंगा जहां से आप अच्छी तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे, आपको ही फायदा होगा। इसको कई बार पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा प्रश्न आप पढ़ के जाइएगा तभी इसको आज फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये थे विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूं कि आप पूरी अच्छी तरह से वीडियो को देखे होंगे और अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आपका एजुकेशन लगातार बढ़ता रहे और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएं।